हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, ये फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे हम, एटॉमिक मॉडल वाला चैप्टर। और मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि इसका ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करवा चुके। हमने पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी समस्थानिक तत्वों की। एक छोटा समस्थानिक तत्व है और उसके बाद हमने पढ़ा था परमाणु का आकार। तो देखो, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है और वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और टॉपिक क्या है? समभारिक तत्व। तो एक तो समस्थानिक तत्व, वो तो हमने पढ़ लिया था। अब ये जो तत्व है, सॉरी, ये जो टॉपिक है वो है समस्थानिक तत्वों वाला, समस्थानिक समभारिक तत्वों वाला, आइसोबार एलिमेंट्स, समभारिक तत्व। अब ये समभारिक तत्व होता क्या है? ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो समस्थानिक आपने पढ़ा था ना, उसका उल्टा करना है। हमने समस्थानिक तत्व पढ़ा था कि नहीं? समस्थानिक तत्व। और समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार क्या हो, अलग अलग। इनमें क्या होता था? इनका परमाणु क्रमांक तो कैसा था? समान, ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग। लेकिन अब आपको क्या करना है? जो समभारिक तत्व है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे एज इट इज उल्टा है किसके? समस्थानिक। तो आप समझ गए होंगे, इसका उल्टा कर दो। समभारिक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो कैसा हो? असमान, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? समभारिक तत्वों की, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो? जिनका परमाणु क्रमांक तो असमान हो लेकिन परमाणु भार कैसा हो? समान। बात समझ में आई कि नहीं आई? समभारिक तत्व हमने पढ़े थे, परमाणु क्रमांक समान थे और हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ठीक है। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु भार अलग अलग हो, उनको तो बोलेंगे समस्थानिक तत्व। लेकिन समभारिक तत्व किसे कहेंगे? इसका उल्टा कर दो। समस्थानिक का विलोम है समभारिक, समस्थानिक का विलोम है समभारिक। और समभारिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो असमान, अनइवन हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, और जिनका परमाणु भार कैसा हो? सेम हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझाते हैं। हमारा टॉपिक ये है, ये तो मैंने इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल डाला है, ये हम पढ़ चुके पहले। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो देखो, एक आर्गन और एक कैल्शियम, एक आर्गन और एक कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18, ठीक है, 18 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। आर्गन का परमाणु भार, ये पढ़ा चुका मैं, टेबल में देख लेना जाके। आर्गन का परमाणु भार कितना है? 40। कैल्शियम का परमाणु भार कितना है? 40। अब देखो, परमाणु भार दोनों का कैसा है? समान, समान है। और समान क्या है? परमाणु भार। परमाणु भार तो कैसा है? समान, दोनों का 40-40 है। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, 18 है, परमाणु भार 40। इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका परमाणु भार 40। अब ये देखो, परमाणु क्रमांक समान है क्या? नहीं है ना। परमाणु क्रमांक कैसा है? अलग। क्या चीज है अलग? परमाणु क्रमांक। अब देखो, परमाणु क्रमांक अलग हो, परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग हो, परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक तत्व। तो आर्गन और कैल्शियम समभारिक तत्वों की श्रेणी में आता है। आर्गन और कैल्शियम किसकी श्रेणी में? समभारिक तत्वों की, ठीक है। क्योंकि इनका परमाणु भार तो क्या है? समान है, 40-40 है, लेकिन इन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग है, इसका 18 और इसका 20 है। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैं बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन और नाइट्रोजन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। लेकिन याद करो, कार्बन का एक और समस्थानिक होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। दो समस्थानिक, मतलब कार्बन के दो रूप थे, तो हम 14 वाला ले मान लो, ठीक है। तो बताओ, इन दोनों का परमाणु भार कैसा आ रहा है? दोनों समान आ रहा है, 14-14 आ रहे हैं ना, तो सेम है।
परमाणु क्रमांक कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ये लो, परमाणु क्रमांक अलग है, इसका 6 इसका 7 है, लेकिन परमाणु भार दोनों का क्या है, सेम है, 14 है, इसका 14 और इसका 14। ये लो, ये दो एग्जांपल्स हमने क्या समझा, समभारित तत्व। समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन याद रखो और अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो ये दो एग्जांपल उसमें दे दो। ये लो, ये आपका 4th चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो थर्ड और फोर्थ हमने 2 चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मतलब यूं मानो आपकी केमिस्ट्री का खत्म हो गई, अब आपके 2 पोर्शन बच रहे हैं, एक तो फिजिक्स वाला और एक बायोलॉजी वाला। तो फिजिक्स हम बाद में लेंगे, केमिस्ट्री के बाद में मैं डायरेक्ट फिजिक्स लूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए हम क्या उठा रहे हैं, उससे पहले बायो का एक टॉपिक लेते हैं। और अब ये 4था चैप्टर था, अब मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 5वां चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है कोशिका। पढ़ के आए होंगे आप, 8th क्लास तक आपने अच्छे से पढ़ा है कोशिका, उस वही पढ़ने जा रहे हैं, उसी की स्टडी करेंगे। ओके, देखो चैप्टर 5, चैप्टर का नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब समझना ध्यान से, 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। हमारे जीवन की मौलिक इकाई कौन सी है, हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी की फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब है हमारी बॉडी किससे तैयार हो रही है। देखो मैं सीधा सा आपको क्वेश्चन करूं कि हमारे जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है, ऐसे मानो शरीर है, क्या है, अभी ऐसा मान के चलो क्या है, शरीर। हमारे जीवन का आधार क्या है, देखो जीवन चीजें तभी समझ में आएगी, जीवन, जन्म, मृत्यु, ठीक है, सुख दुख प्रेम स्नेह, ये चीजें कब समझ में आएगी, जब हम एक पूरी बॉडी लेकर चलेंगे। पूरी बॉडी होगी, इसके अंदर सारे सिस्टम होंगे और सबसे बड़ी बात इसमें ब्रेन होगा, ठीक है, तो एक पूरी बॉडी तैयार होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस बॉडी को किसने बनाया, इस शरीर को किसने बनाया, तो ध्यान रहे पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से, और वही कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। जीवन की मौलिक इकाई कौन सी है, कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। देखो ध्यान देना, कोशिका की डेफिनेशन क्या हुई, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। द फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड ऐसे मान सकते हो फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड सेल। उसको क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब सुनना ध्यान से डेफिनेशन, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो डेफिनेशन को, डेफिनेशन ऐसे ही नहीं बनी, सोच समझ के बनी है। इस डेफिनेशन में 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अगर मैं ये ना भी समझाऊं तो भी तुम्हारा काम चल जाए, लेकिन मैं कभी भी क्लास को ऐसे नहीं छोड़ता हूँ। हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या, वही तो पढ़ाई है। देखो संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, मतलब संरचनात्मक का मतलब ये समझ सकते हो आप, निर्माण, ठीक है, और क्रियात्मक का मतलब है कार्य, क्रियात्मक का मतलब है कार्य। और ये निर्माण किसका होने जा रहा है, शरीर का, निर्माण किसका होने जा रहा है, शरीर का। और जब पूरा शरीर बन जाएगा तो शरीर क्या करने लग जाएगा, कार्य करने
लग जाएगा। देखो अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। क्या बनी? कोशिका। कोशिका के बाद में क्या बने? अंग बने। क्या बने? अंग बने। अंग से क्या बने? सॉरी कोशिका से बने उत्तक और उत्तक से बने अंग और अंग से बना शरीर। अंग से क्या बना? शरीर बना। बात समझ आई? ठीक है। अब देखो, अगर पूरी बॉडी की बात करें हम कि ये शरीर किससे बना है? शरीर मैं मान रहा हूँ शरीर उत्तक अंग से बना है, हम ये भी मान रहे हैं कि शरीर उत्तक से बना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? कोशिका से। फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। फंडामेंटल यूनिट क्या है? कोशिका। अगर कोशिका नहीं होती तो शरीर नहीं बनता। अगर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को निकाल कर फेंक दिया जाए तो पूरा शरीर फिनिश हो जाएगा। शरीर ऐसे मान लो ढह जाएगा, आपका कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे मान लो अंग है, अंगों से ही शरीर बना है, हाथ, पांव, आंख, नाक, फेफड़ा, ठीक है, या किडनी, लीवर, छोटी आंख, बड़ी आंख, आमाशय, ठीक है, या ये थाई, जितने भी ऑर्गन हैं इन सबको जोड़ दिया जाए तो अंग तंत्र बनता है। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अंग से क्या बनता है? शरीर। लेकिन आप दिमाग लगाओ, अंग किससे बना है? उत्तक से। अब आप उत्तक नहीं जानते थे, उत्तक किसे कहते हैं? बहुत सारी कोशिका मिल जाती ना, उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक किससे बने? कोशिका। मेन बात यह है कि शरीर बना किससे है? तो आप बोलोगे सर शरीर तो कोशिका से बना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? मकान। क्या लिखा? मकान बोल दो या घर बोल दो, हाउस बोल दो। अब ये मकान बना किससे है? ईंट से। मकान किससे बना है? ईंट से। तो हालांकि ईंट है, ईंट के साथ सीमेंट ऐड करते हो आप, ठीक है, सीमेंट के साथ उसमें बजरी ऐड करते हो तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो मेन चीज है, क्या सीमेंट और बजरी को रोककर मकान तैयार हो सकता है क्या? नहीं। उसके लिए फंडामेंटल यूनिट चाहिए, और वो कौन सी होती है? ईंट होती है। जैसे मान लो ये दीवार है और ये ईंटें हैं, ये क्या ईंट है? अब आप एक एक ईंट को हटाते जाओ, ये एक ईंट हट गई, ये दूसरी ईंट हटा दी, तीसरी हटा दी, चौथी ईंट हटा दी, पांचवी, छठवीं, दीवार कहाँ गई? दीवार तो गायब है। ऐसे मान लो हमारी बॉडी है, ठीक है, एक एक कोशिका हटाते जाओ शरीर की। ये लो, शरीर की एक एक कोशिका हटा दी हमने, शरीर की एक एक कोशिका हटी, ये लो शरीर गायब, बॉडी खत्म। तो ध्यान रहे, शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। तो जीवन की या सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने समझा दिया, क्योंकि पूरा शरीर ही कोशिका से बना है। जिस प्रकार पूरा मकान या घर ईंटों से बना होता है, उस प्रकार पूरा शरीर ही किससे बना होता है? कोशिका से। कोशिका नहीं होती तो शरीर भी नहीं होता। समझ गए? अब ये कोशिका का मतलब तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब सबसे मेन चीज ये है कि कोशिका के बारे में पता किसने लगाया? सबसे पहले तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका का इतिहास। कोशिका का इतिहास ध्यान देना और वीडियो में रेगुलर बने रहना। कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। मतलब ये तो हम जान चुके हैं कि पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोशिका सबसे पहले किसके माइंड में आई? किसने कोशिका को देखा होगा, और अगर देखा होगा तो किस में देखा होगा, और किस में देखा हो तो कब देखा होगा, और कब देखा होगा तो मतलब कोशिका को देखा तो और भी कुछ चीजें उसके अंदर मिली होगी। वही सारी चीजें लेकर मैं निकल रहा हूँ कोशिका के इतिहास में। देखो सुनो ध्यान से, बात है 1665 की। कब की बात है? 1665 की। 1665 में एक भाई साहब आए जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक,
ठीक है, अब ब्रिटिश नाम है, ऐसे ही होंगे, हमारी तरफ नाम है नहीं। 1663 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज कब, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुई, तो 1665 में। और किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कहीं में देखा? वो देखा था कोर्क में। इसमें देखा था कोर्क में। अब सब चीज समझ में आ जाएगी, मुझे पता है आपके मन में सवाल उठ रहा है, सर कोर्क क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। सवाल कितने ही उठे तुम्हारे मन में, मैं छोड़ता ही नहीं क्वेश्चन, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ, फटाफट आंसर आ जाएंगे। देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क में कोशिका को ढूंढा। कोर्क में किसकी खोज कर दी उसने? कोशिका की। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि उन्होंने जो कोशिका ढूंढी थी वो कोशिका कैसी थी? मृत, मरी हुई थी। वो कौन सी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। मृत कोशिका के, सॉरी, कोर्क में मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी उन्होंने। अब कैसे की? देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात ये है कि सर कोर्क क्या होता है? कोर्क एक प्रकार का पदार्थ है, एक पदार्थ है जो किस में पाया जाता है? पादप की छाल में। पेड़ आता है ना, पेड़, उसका जो तना होता है, तना, और उस तने के ऊपर से हम वो छाल उतार लेते हैं ना, जैसे नीम का पेड़ हमने वो छाल उतार ली, बबूल का पेड़ छाल उतार ली, या खेजड़ी का पेड़ हो छाल उतार ली। खेजड़ी से छाल हम ऐसे ही उतार लेते हैं तो भी पेड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता। वो छाल होती है ना, वो मृत कोशिका होती है। छाल कैसी कोशिका होती है? जिनको हम ऐसे उतार लेते हैं, जिनको उतारने से पेड़ को फर्क नहीं पड़े। ऊपर वाली छाल वो मरी हुई है, वो कौन सी कोशिका होती है? वो पेड़ की मृत कोशिका है, तभी तो हम उनको उखाड़ ले, तो भी तो पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करती है? छाल पादप को प्रोटेक्शन देती है, मतलब सुरक्षा कर रही है वो पादप की। तो पादप की छाल में पाया जाता है पदार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं? कोर्क। ये आप तो ऐसे समझ लो, पेड़ के ऊपर जो छाल पाई जाती है ना, छाल, उसी छाल को हम क्या बोलते हैं? कोर्क बोलते हैं। और आपने देखा होगा लैब के अंदर जो साइंस की लेबोरेटरीज बनी होती है, उनके अंदर जो कांच की बोतल होती है, उस कांच की बोतल पर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है। वो लकड़ी का ढक्कन क्या है? वो कोर्क ही तो है। वो लकड़ी का ढक्कन किससे बना हुआ है? कोर्क से। एक तो ढक्कन बंद करने वाली होती है, एक डायरेक्टली लकड़ी का आता है जिसको हम फंसा देते हैं, वो लकड़ी का ढक्कन किससे बना होता है? कोर्क। और कोर्क क्या होती है? पादप की छाल। और आपको भली बात ही पता है, और मैंने अभी भी समझा दिया कि कोर्क एक प्रकार की कैसी कोशिका होती है? मृत। तभी तो हम ऐसा मानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की। अब उन्होंने क्या किया? अब आप सोचोगे सर डायरेक्टली कोर्क के अंदर उन्होंने कैसे देख लिया? नहीं, सबसे पहले बात अपने दिमाग में एक बात अभी से नोटिस कर लो कि कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब नेक्ड आइज, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को नहीं देखा जा सकता। समझ गए? बिना माइक्रोस्कोप के बिना हम सेल का विजन या सेल को नहीं देख सकते। तो रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किसको देखा? कोशिका को। अब कोशिका को डायरेक्ट नहीं देख सकते सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में अगर आपको किसी कोशिका को देखना है तो पहले उसकी स्लाइड बनानी पड़ती है। स्लाइड कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक स्लाइड बनाई। और स्लाइड कैसे बनाते हैं? एक कांच की आयताकार पट्टी होती है, कांच की आयताकार पट्टी होती है, ठीक है। इस कांच की आयताकार पट्टी पर उन्होंने कोर्क की कोशिका, मतलब किसी बारीक इंस्ट्रूमेंट जैसे चिमटी आती है ना, उसके माध्यम से उन्होंने बिल्कुल बारीक एक टुकड़ा ले लिया किसका? कोर्क का। और कितना, मतलब बिल्कुल पतला सा टुकड़ा, कितना पतला? जो प्याज के ऊपर झिल्ली आती है ना, उसके जैसा। तो उन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के ऊपर पहले उन्होंने एक बूंद किसकी डाली? जल की। एक बूंद किसकी? जल की। और इसमें कई प्रकार के केमिकल आते हैं, वो भी मिक्स किए जाते हैं, जैसे सैफ्रनीन, जल और सैफ्रनीन। इस कलर इसलिए डाला जाता है ताकि कोशिका सूक्ष्मदर्शी में ढंग से नजर आ जाए, कलरफुल। अब इसके ऊपर कोर्क की एक कोशिका ली, बिल्कुल पतली झिल्ली के रूप में, और इसके ऊपर फैला दिया। फैलाने के बाद इसको कवर स्लिप कर दिया। कवर स्लिप का मतलब है इसके ऊपर एक और टुकड़ा ऐसा कैसे रख दिया, और वो टुकड़ा ऐसे रखा जाता है कि इसके अंदर, सुनो, सबसे पहले कांच की आयताकार पट्टी, फिर एक पानी की बूंद डाली, उसमें एक सैफ्रनीन डाला, फिर
कोर्क ऐसे कैसे पतली झिल्ली के रूप में रख दिया और उसके ऊपर उसको कवर स्लिप कर दिया, मतलब एक ऐसी चीज रख दी उसके ऊपर जिससे वो सेट हो जाए। और ध्यान रहे जब हम कोर्क की झिल्ली को सेट कर रहे हैं उस समय उसमें किसी प्रकार की हवा नहीं होनी चाहिए, बबल्स नहीं आनी चाहिए। रखते ना उसके ऊपर रखेंगे तो हवा घुस जाएगी, हवा निकाल कर उस कोर्क के ऊपर वो कवर स्लिप रखनी है। समझ गए? कवर स्लिप कर दिया। ये आपकी स्लाइड तैयार हो गई। इस स्लाइड को उठाओ, सूक्ष्म दर्शक में लगाओ, ऊपर से देखो तो क्या नजर आएगी? कोशिका। और किसकी कोशिका थी? कोर्क की कोशिका। तो जैसे ही 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्लाइड के अंदर इस कोर्क को देखा तो वो शॉक्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। कैसे? उन्हें जो नजर आया ना, जो दृश्य, जो सीन उन्हें नजर आया, वो सीन था जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका नजर आई। ऐसे कैसे? ऐसे। लाइक हनीकॉम्ब। देखो ऐसे, कैसे नजर आया? ऐसे। अब ये मधुमक्खी का छत्ता ऐसा ही होता है। जब रॉबर्ट हुक ने कोर्क को सूक्ष्म दर्शक में देखा तो ऐसा सीन नजर आया। मतलब ये देखो, एक प्रकोष्ठ ये, एक प्रकोष्ठ ये, एक प्रकोष्ठ ये जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ का मतलब खंड। प्रकोष्ठ का मतलब कितने खंड है? 1 2 3 4 5। इस एक खंड को या एक प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? कोशिका। कोशिका एक लैटिन वर्ड है, वो भी मैं आपको बता दूं। कोशिका एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और कोशिका का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम मतलब छोटा कमरा, मतलब छोटा कमरा। और वो देखो, आप समझ सकते हो छोटे कमरे की तरह है। इसी एक छोटे कमरे को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था। ऐसे कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, तो कोशिका का इतिहास हमने पढ़ा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आगे ये आने वाला है कि मृत कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने खोज ली, बाकी जीवित कोशिका किसने खोजी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।